हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से एक बेहतरीन हॉरर सीरीज़। दोस्तों, इस बार की हमारी जो सीरीज़ है इसका टाइटल है ऊपरी साया और ये पूरी स्टोरी लिखी है संजीव साहिब जी ने। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे ईमेल एड्रेस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हो। अब कुछ लोगों ने मेरे से ये भी पूछा था कि लास्ट वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो गई थी जब मैंने उस वीडियो को रीअपलोड किया था। अब बता दूं मैं आपको, उस वीडियो में मुझे मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर ने धोखा दे दिया था और उस वीडियो की एडिटिंग के जब वो वीडियो एक्सपोर्ट हो गई तो मैंने उस वीडियो को प्ले नहीं करा और डायरेक्ट अपलोड कर दिया। और बाद में जब मैंने कमेंट्स देखे तो मैंने देखा कि उस वीडियो का साउंड ही कुछ ऊपर नीचे हो गया था। तो मैंने जल्दी से उस वीडियो को डिलीट करा और उसका फिर से एडिट करा, जो कि आपको दिख रहा होगा। मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर से एडिट करके उसके बाद जाके उस वीडियो को रात में लेट अपलोड करा था और इसका इफेक्ट व्यूज़ पे ही पड़ गया था। आई होप इस वीडियो में आप अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। सो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आज फिर तुमने सब्जी में ज़्यादा नमक कर दिया। क्या बात है, तुम्हें सब्जी बनानी भी नहीं आती? दिमाग ढंग से काम नहीं करता है क्या? कितना नमक डालना है कितना नहीं, कुछ समझ में आता है या फिर नहीं? और ये कहते हुए मोहन ने थाली आंगन में चलाकर मारी। अरे मैंने तो सही डाला था और चेक भी किया था, मगर मुझे नहीं मालूम ये तेज़ कैसे हो गया। रेवती ने घबराते हुए कहा। तुम्हें कुछ मालूम रहता भी नहीं है, जब कुछ मालूम ही नहीं होता तो यहाँ क्या करती हो? निकलो यहाँ से, मोहन ने चिल्लाते हुए कहा। कहाँ जाऊँ? माँ आपने तुम्हारे साथ बांध दिया ना, अब कहाँ जाऊँ? रेवती एकदम चिल्ला के बोलती है। आज फिर से मोहन बिना खाए घर से चला गया। 22 साल हो गए थे उनकी शादी को। 2 बेटियां थी, मोना और ऋतु, और एक लड़का था विकास। मोहन सब्जी का काम करता था। बड़ी बेटी मोना 10वीं क्लास में थी और छोटी 8वीं क्लास में। बेटा भी ऋतु के साथ ही पढ़ता था। रेवती बहुत ही सुलझी हुई औरत थी। उसने अपने परिवार को बहुत ही कुशलता के साथ पाला था, मगर कुछ दिनों से घर में माहौल थोड़ा बदल सा गया था। कभी सब्जी में नमक तेज हो जाता तो कभी दूध फैल जाता, कभी कोई कपड़ा जल जाता तो कभी रात को घर के दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता। पहले तो मोहन ने और रेवती ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, मगर जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो उन्हें चिंता सी होने लगी कि कहीं घर में कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला है। मगर इसी चक्कर में उन दोनों की आपसी कलह ही होनी शुरू हो गई। दरअसल जब हमारे जीवन की डोर हमारे अनुरूप नहीं चलती तो हम उसका दोष किसी और पर डाल देते हैं, किसी और को उसका दोषी करार कर देते हैं। ऐसा मोहन और रेवती के जीवन में भी होने लगा था। वो इन घटनाओं का जिम्मेदार एक दूसरे को मान लेते और फिर आपस में ही कलह होती। एक दिन उनकी बड़ी बेटी अचानक रात को ज़ोर से रोने लगती है। रेवती चौंक कर उठी और पूछी, क्या हुआ? मगर मोना बिना बताए बस रोए जा रही थी। उसका रोना बढ़ता जा रहा था और अब तक घर के सारे मेंबर जाग गए थे, मगर मोना चुप नहीं हो रही थी। रेवती ने सोचा शायद मोना उन दिनों के दर्द के कारण रो रही है, इसी वजह से कुछ बता नहीं रही। तो उसने चुपके से मोना को सहारा देकर उठाया और बाथरूम में ले आकर चेक भी किया, क्योंकि मोना का महीना अभी 10 दिन पहले ही आया था। मगर यहाँ सब कुछ ठीक था। तो क्या बात थी? अब जवान लड़की थी, बिना कुछ बताए रो रही थी। रेवती कुछ अनिष्ट होने के बारे में सोचकर घबरा गई। उसकी जान एकदम हलक में आ गई। कहीं किसी ने बच्ची के साथ या इसने ही कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया जिससे अब ये घबरा कर रो रही हो। आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी जाग गए थे और उन्होंने तो मोना को डॉक्टर के पास ले जाने तक की सलाह दे दी थी। अब रोज कमाने वाले इंसान डॉक्टर के नाम से भी घबराता है। उसे मालूम था कि डॉक्टर के पास 3-4 दिन की दिहाड़ी आराम से निकल जाएगी, मगर बच्चों का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक मोना का रोना कम हो गया और वो अब शांत हो गई और चुप भी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर रेवती के मन में एक अजीब सा भय आ गया था। मोना सो गई थी और पड़ोसी भी अपने अपने घर चले गए थे। रेवती सुबह बात करने का सोचकर सो गई।
अचानक से रात के 3 बजे मोना फिर से चिल्ला पड़ी और ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगी। रेवती को बहुत गहरी नींद आ रही थी, मगर मोना की चिल्लाहट सुन उसकी और बाकी लोगों की नींद खराब हो गई। साले, मुझे देखता रहता है हरामखोर कुत्ते, तेरी माँ की। मोना के मुंह से किसी घटिया शराबी की तरह निरंतर धारा प्रवाह गाली निकल रही थी। उसकी यह हालत देख ऋतु और छोटा भाई विकास जोर जोर से रोने लगते हैं। मोहन भी घबरा गया था। रेवती के तो मानो काटो तो खून नहीं। क्या हूँ मैं विक्की, क्या हुआ? रेवती ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल हट साली कुतिया, हाथ मत लगा दे मेरे को, कुतिया कहीं की। मोना ने रेवती का हाथ झटकाकर एकदम से कहा। अब बच्चे और तेज रोने लगे और मोहन ने एक जोरदार थप्पड़ मोना के गाल पर जमा दिया। क्या बकवास कर रही है? मोहन ने चिल्लाते हुए कहा। तमाचे के जोरदार वार के कारण मोना रोने लगी। पापा, मुझे दर्द हो रहा है, पेट में और लातों में, छाती में और कमर में भी। रेवती तो मानो सुन्न पड़ गई थी, मगर मोहन को समझ में आ गया था कि मोना पर ऊपरी साया है। उसने तुरंत अपने किसी जान पहचान वाले को फ़ोन में किया। अगर इतनी रात को कौन ही फ़ोन उठाता? मोहन के बार बार फ़ोन करने पर पहचान के लोगों ने अपना नंबर ही बंद कर दिया। इधर मोना भी फिर से थोड़ा शांत होने लगी। रेवती ने मन ही मन सारे देवी देवताओं का ध्यान कर लिया। इस टाइम नहीं, सुबह इसे लेकर जाऊंगा किसी के पास। कितनी बार कहा है बच्चों पर नज़र रखे, मतलब नहीं, परवाह ही नहीं है। और ये भी मेरी जिम्मेदारी है, घर भी चलाऊं और बच्चों का ध्यान भी रखूं। मोना के शांत होकर सोने पर मोहन ने फिर से कहा। इस बार रेवती कुछ नहीं बोली। वो मोना की इस हालत को देखकर घबरा गई थी। मोहन भी चिंता में था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला। जैसे तैसे सुबह हुई। मोहन ने मोना को जगाया। मोना भी आंखें मिलमिलाते हुए उठी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अपनी मासूम बेटी को देखकर मोहन का दिल भर आया। मोहन ने मोना को प्यार से दुलारा और पूछा, बेटा आप कैसी हो? क्या हो गया था रात को मेरे बच्चे को? कुछ नहीं पापा, मैं तो सो रही थी आराम से। कुछ हुआ है क्या? मोना ने भोलेपन से कहा। मोहन ने हैरानी से रेवती की तरफ देखा और रेवती भी हैरानी से मोना की तरफ देख रही थी। और अचानक रेवती मुस्कुराते हुए मोना के पास आई और प्यार से उसे दुलार करके कहने लगी, नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ, पापा तो बस वैसे ही पूछ रहे थे। चलो तुम तैयार हो जाओ। मोना उठकर तैयार होने चली गई और तभी मोहन रेवती के पास आया। इसे तो कुछ याद भी नहीं है, ये तो ऐसे कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं भी देख रही हूँ, देखो कैसे प्यार से उठी और कोई ऐसे कर रही जैसे कोई बात ही नहीं। मगर कल रात को अगर कोई इसे देख लेता तो यही कहता कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। रेवती एक सांस में धीरे धीरे ये सब बोल गई। तभी रीत उठ गई और उठते ही रोने लगी। मोहन ने उसे चुप करवाया और पूछा, क्या हुआ सोनू, चुप हो जाओ, दीदी से डर लगता है। ऋतु ने रोते हुए कहा। क्यों? वो बुरी बात बोलती है और मेरी कल रात को गर्दन भी दबाई थी। ऋतु ने जोर जोर से रोते हुए कहा। कब? कल रात को जब दीदी ने आपको बुरी बात बोली थी उसके बाद। और तभी मोना वहाँ आ गई। ऋतु उसे देखकर सहम गई और उसने जोर से अपनी माँ को पकड़ लिया। मुझे मत मारना दीदी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ऋतु जोर जोर से रोते हुए कहने लगती है, कभी नहीं बताएगी, इधर आ मुझे बता। मोहन ने इस बार मोना को कड़कती आवाज़ में कहा। मोना जो भी फ्रेश होकर आई थी एकदम सकपका गई। मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं, ये ऋतु की बच्ची झूठ बोल रही है। और उसकी तरफ दौड़ी। ऋतु और जोर से अपनी माँ से चिपक गई। मोहन ने मोना का हाथ पकड़ लिया और अपने सामने जाकर उसे खड़ा कर दिया और पूछने लगा, देख मोना, सच से बता क्या बात है, वरना अच्छा नहीं होगा। दरअसल रात के बिहेवियर को देखकर मोहन को मोना की हालत पर शक होने लगा था। पापा मैंने कुछ नहीं किया, चाहो तो विक्की से पूछ लो। विक्की भी वहीं खड़ा था। उसने बेफिक्री से कहा, मुझे नहीं पता इनका, माँ मुझे खाना तो भूख लग रही है। और स्कूल के लिए तैयार होने लगा। रेवती और मोहन थोड़ा परेशान हो गए थे। तभी विक्की बाहर से चिल्लाकर बोला, मम्मी मम्मी।
रेवती दौड़कर बाहर गई और देखा कि मोना और मोहन की सारी किताबें जल रही थी। हाय राम, ये क्या हो गया? ये किसने कर दिया? रेवती जल्दी से पानी लेने अंदर भागी और मोहन ने तुरंत विक्की को वहां से हटाया। धुआं और आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ गए और जब ये नज़ारा उन्होंने देखा तो सब दबी आवाज़ में किसी अनजान डर की बात करने लगे। उनके अनुसार ये इस मोहल्ले के एक बच्चे का भूत है जो कि कई साल पहले किसी एक्सीडेंट में मरा था, मगर अब शायद वो जागृत हो गया है और उसने इनके घर को दबा लिया है, मतलब घर में वास कर लिया है। अभी सब ये बात कर ही रहे थे कि तुरंत मोना जोर जोर से हंसने लगी। हंसती जाए, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हुआ, क्यों दांत फाड़ रही हो? घबराते हुए और खिसियाते हुए मोहन ने मोना को डांटा। अंकल टॉफ़ी दो ना। मोना ने अपने बाप मोहन के सामने हाथ फैलाते हुए कहा। क्या मजाक है मोना, थप्पड़ मार दूंगा। मोहन ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा। वो अंकल मारते हैं। और मोना ये बोलकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने बोला था उसी बच्ची का साया पड़ गया है। एक आदमी ने बीच में से आवाज़ लगाई। हाँ सर तो है, साफ दिख रहा है। अरे भाई चलो यहाँ से, क्या पता किसी और पर ही आ जाए। दूसरा बोला और देखते ही देखते सभी लोग अपने घरों में चले गए। मोहन, रेवती, रितु और विकी अपने घर में ही घबरा रहे थे और मोना रो रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। मोहन और रेवती किसी अनहोनी और गहरी चिंता में डूब गए थे। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी और साथ में उन्हें अब हर उस बात पर भी यकीन हो रहा था जो कि कभी भी यकीन में नहीं ला सकती थी, जिसके जिम्मेदार पहले कभी रेवती को या कभी रोहन को या कभी बच्चों को बनाया गया था। अब उन्हें असली दोषी का पता चल गया था, मगर क्या कर सकते थे। अब मोहन की मेहनत की कमाई उड़ने वाली थी। ऊपरी साया था, भूत प्रेत का चक्कर, तो जाहिर है डॉक्टर के बस की तो बात ही नहीं। इसलिए मोहन घर में एक ओझा को बुलाकर लाता है। ओझा ने घर में घुसते ही पहले 1.25 किलो बकरे का मीट और एक अंग्रेज़ी शराब की बोतल को भेंट करवाया और फिर घर के बीचों बीच एक अग्निकुंड बनवाया गया। उसने उसमें नीम, बैरी, पीपल आदि पेड़ के पत्ते और उल्लू की हड्डी, बिल्ली का पंजा और ना जाने क्या क्या मंगवा लिया। अब ये सब चीज़ें दुकानों पर तो मिलती नहीं, तो उसने खुद ही इन सब चीज़ों का इंतज़ाम किया और उनके नाम पर अच्छी खासी रकम उन गरीबों से ले ली। अब उस ओझा और मोना को एक कमरे में बंद किया गया और शुरू हुआ भूत निकालने का खेल। धुएं से पूरा घर भर गया और वो नन्ही सी जान बुरी तरीके से खांसने लगी। ओझा तो खुद देखने में एक दैत्य जैसा दिखता था। एक तो काले कपड़े, ऊपर से गले में नरमुंडों की माला, हाथ में मोर के पंखों की झाड़ू और एक बड़ा सा थैला। उसे देखकर आम आदमी तो भाग ही जाए, तो भूत क्या चीज़ थी, ये बात वो खुद कहता था। अभी उसका खेल शुरू ही हुआ था। उसने कुंड में आग सुलगाई और उसमें वो सारे पत्ते डालकर आग को बुझा दिया ताकि अच्छा खासा धुआं हो सके। और इस धुएं में उस ओझा ने मोना की गर्दन पकड़कर आग के ऊपर कर दी। मोना, जो कि पहले ही उसे देखकर इतना डर रही थी और अपने माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाकर रो रही थी, ओझा के साथ अंदर ना जाने को कह रही थी, उसका बहुत बुरा हाल हो गया। वो खांसते खांसते लगभग बेहोश हो गई थी। इधर मोहन और रेवती उसकी चीखें सुन रहे थे, मगर क्या कर सकते थे। अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्हें मजबूरीवश करना पड़ रहा था। इधर 30 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और ओझा बोला, लड़की पर बहुत भयंकर भूत का साया है, उसे काबू में करना थोड़ा कठिन है, कल फिर से आना पड़ेगा। इतना कहकर वो जल्दी से निकल गया। जब मोहन और रेवती अंदर गए तो मोना बेसुध पड़ी थी और उसकी आंखें धुएं से लाल हो रखी थी। साथ ही उसकी मुट्ठी बड़ी ज़ोर से भींची हुई थी कि खुद के नाखूनों से उसकी हथेली फट गई थी। जैसे ही रेवती ने मोना को कमरे से बाहर निकालकर गले लगाया, मोना चिल्ला पड़ी, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अहम तिस्म। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हंसते हंसते एकदम शांत हो गई और बेहोश हो गई। मोहन और रेवती बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। एक तो लगभग 5,000 रुपये एक दिन में चले गए थे
और उसके बाद दूसरी बात, अब भी उन्हीं की बेटी का वही हाल था। इधर बाकी बच्चे डर से काँप रहे थे। उस दिन ना कोई स्कूल गया और ना ही मोहन काम पर गया। इस घटना ने उसके काम पर भी असर डाला और ज़िंदगी पर भी। शाम को मोना को होश आया तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और आराम से बैठी थी। उसने अपनी माँ से खाना मांगा और चुपचाप खाने लगी, मगर उसके खुद के नाखूनों के कारण फटे हाथों से उसे खाना खाने में तकलीफ हो रही थी। तो उसकी माँ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। मोना की हालत देख मोहन और रेवती का कलेजा मुंह को आ रहा था, मगर क्या कर सकते थे। आज के घटनाक्रम को देखकर उनकी हालत खराब हो रही थी। उसके बाद वो रात तो आराम से निकल गई। अगले दिन वो ओझा आया ही नहीं। मोहन जब उसे लेने गया तो उसे पता चला कि रात को ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो अपने घर की छत से नीचे गिरकर मर गया। अब मोहन की हालत वैसी हो गई थी कि उसे काटो तो खून नहीं। अब क्या हो गया, अब क्या होगा। वो एकदम घबरा गया, डर गया और उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगी शायद। और साथ ही उसे ये भी यकीन हो गया कि उसकी बेटी पर कोई आम साया नहीं है। अब मोहन घर से जाने से भी डर रहा था। हिम्मत करके वो घर पहुंचा तो देखा घर में सब शांत है और मोना थोड़ी घबराई हुई है, शायद कल की बात से डरी हुई है। मगर जब उसे पता चला कि वो ओझा तब दुनिया से ओझल हो गया है तो वो खुश हो गई और माँ से बोली, मम्मी मुझे नींद आ रही है, जब कोई बात हो तो उठा देना, और जाकर लेट गई। इधर मोहन को यकीन हो गया था कि मोहना के ऊपर एक ऊपरी साया है, कि ये सब उस मोहना के ऊपर वाले ऊपरी साये का किया धरा है। कल शायद वो साया मोना को छोड़कर उस ओझा के पास चला गया और उसे छत से धक्का दे दिया। रेवती भी यही सोच रही थी। रितु और विक्की तो मानो मोना को देखकर कांप जाते थे। अब किया भी क्या जा सकता था। ओझा मार दिया गया और अब मोना को उस चंगुल से कौन बचाएगा। तभी मोहन को किसी तंत्र मंत्र करने वाले मुसलमान का पता चला और मरता क्या ना करता कि एवज में मोहन उसे बुलाकर ले आया। नाम था मियाँ नूर। तो मियाँ नूर ने आकर सबसे पहले इत्र फुलेल छिड़के और 20-30 अगरबत्ती जलाई। उसने अपने झोले से कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें निकाली और मोना को सामने बिठाकर उसके सामने रख दी, जिनमें बड़ा सा चिमटा, एक कांटों वाला डंडा, एक किताब, एक कटोरा और एक तस्वीर निकालकर सामने रख दी। साथ ही में उसने मोहन और रेवती को भी बाहर भेज दिया। उसने पहले तो कुछ आयतें पढ़ी और फिर उससे कड़कती आवाज़ में पूछा, कौन है तू? बता, नहीं तो तुझे अभी निस्तना-बूद कर दूंगा। मोना शांत रही और सर झुकाए चुपचाप बैठी रही। वो फिर बोला, बता कौन है? बताती क्यों नहीं, वरना अभी खाक कर दूंगा तुझे। दरअसल वो मौलवी एक कमज़ोर सा और लंबी दाढ़ी वाला था, जिसकी मूछ नहीं थी और आगे को निकला मुंह था, जो कि उसे एक अजीब सी शक्ल दे रहा था। और उसे देखकर मोना को हंसी आ रही थी, मगर वो मुंह नीचे किए अंदर ही अंदर हंसती जा रही थी। अब उस मियाँ नूर को गुस्सा आ गया और उसने चिमटा उठाया और मोना को पीठ पर मार दिया। चिमटा लगते ही मोना तिलमिला उठी। उसने तुरंत उठकर अपने सामने रखा उस मियाँ का डंडा उठाकर मियाँ के सर पर मार दिया। बस फिर क्या था, कमज़ोर मियाँ जी थे तो सर के ऊपर भरपूर हाथ पड़ने की वजह से सर का चोखटा खुल गया और अब मियाँ नूर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मोहन रेवती बाहर से दौड़े दौड़े आए और जब अंदर देखा तो खून खच्चर पड़ा हुआ था। मियाँ जी तुरंत अपने घर की ओर भागने लगे और सारा सामान उनका यहीं छूट गया। मोना ने भागते मियाँ नूर से पीछे से चिल्ला कर कहा, वापस मत आइयो, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मोहन और रेवती बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे कि आज क्या नई बात बोली थी उसने। ऊपर से मोना का दिन प्रतिदिन गिरता हुआ व्यवहार। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। क्या बोला बेटी, ज़रा फिर से तो बताओ तो, मोहन ने रितु से पूछा। पापा, पाइथागोरस की थ्योरम, रितु ने कहा। ये क्या होती है, किधर होती है ये? मोहन ने रेवती की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे क्या पता है, पता नहीं मेरी बच्ची किस जंजाल में फंस गई है। अब जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं उसका इलाज कैसे करेंगे? माँ, दीदी को स्कूल में सब लोग इसी नाम से बुलाते थे,
एक दिन मैंने बुला दिया तो उसी रात दीदी ने मेरी गर्दन दबा दी थी। रितु ने धीरे से माँ के कान में कहा। अच्छा, वो जो तू बता रही थी, रेवती ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, रितु ने हामी भरी। मोहन और रेवती एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो स्कूल में जाकर बात करना चाहते थे, मगर पहले वो अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि मोना है तभी सब है। अब एक मर गया, एक का सिर फट गया, अब कौन उसका इलाज करेगा? मोहन और रेवती इसी चिंता में डूब गए। इधर मोना अब शांत थी, आराम से बात भी कर रही थी और सब काम भी कर रही थी। रेवती उसका उस नूर मियाँ के साथ ये बिहेवियर के कारण थोड़ा डरी हुई थी, मगर उसके दिमाग में वो थ्योरम वाली बात भी घूम रही थी। आज शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, तभी रेवती खाना लेकर मोना के कमरे में पहुंची और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खाना खाने को कहा। मोना भी चुपचाप खाना खाने में लग गई। खाते खाते उसने अचानक अपनी माँ से कहा, आप सब परेशान क्यों हो? कोई बात है क्या? और सब मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? रेवती को लगा जैसे अभी भूत का असर कम है या अभी ऊपरी साया इसके ऊपर नहीं है। ममता उमड़ आई और उसने भींचकर मोना को अपने गले लगा लिया और बोला, बेटा तेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, मगर तुझे याद नहीं रहता है शायद तू कितनी तकलीफ़ में है, और हम सब भी, आप सब भी। क्यों? और मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तुम खाना खा लो, कुछ नहीं हुआ। मुझे जानना है माँ, मुझे बताओ क्या हुआ। उसकी आवाज़ एकदम तेज़ हो गई थी। रेवती उसकी आवाज़ सुनकर घबरा गई और सबसे पहले उसने आसपास नज़र दौड़ाई। कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं पड़ी? कहीं नूर मियाँ जी की तरह आज मेरा सर ना खुल जाए। चप्पल पड़ी थी, खैर उससे मरते तो नहीं हैं। बताओ मुझे, मोना ने तेज़ आवाज़ में कहा। रेवती एकदम चौंक गई और डरते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम कल कुछ कहते हुए बेहोश हो गई थी। मैं बेहोश हो गई थी? मैं? सच में? कब? कैसे? मोना ने एकदम चकित होकर ये बात पूछ ली। बेटा तेरे ऊपर से ऊपरी साया है, जो तू करती है तुझे कभी याद नहीं रहता। रेवती बता ही रही थी कि अचानक मोहन ने बाहर से आवाज़ लगाई। सुनो, जल्दी इधर आओ, मोहन ने पुकारा और रेवती तुरंत उठकर बाहर चली गई। इधर मोना किसी गहरी सोच में डूब गई और प्लेट नीचे रखकर अपने बिस्तर पर लेटकर सुबकने लगी। सुनो, तुम तो कुछ मत बताना, मोहन ने रेवती को कहा। बेचारी बच्ची है, ये सब नहीं समझ पाएगी और घबरा जाएगी, उसे क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है। ये कहकर मोहन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इधर रेवती मोहन के कंधे पर हाथ रख के उसे शांत करवाने लगी और उसके खुद के आंसू भी निकल गए थे। अगले 2-3 दिन तक मोना बिल्कुल शांत रही, कोई भी ऐसी वैसी घटना नहीं हुई। रेवती को लगा कि शायद अब सब कुछ सही हो गया है। उस नूर मियाँ का सर चाहे फट गया हो, मगर उसने काफ़ी हद तक उसे ठीक कर दिया। अगले दिन जब मोना सुबह सो रही थी, तब रेवती और मोहन आपस में बात कर रहे थे। देखो, अब मोना ठीक हो गई है, अब आप चिंता ना करें और अपने काम पर जाना शुरू कर दें। कितने दिन तक यूँ बैठे रहेंगे? आज देखता हूँ, जाऊँगा आज। और अगर आज मोना ठीक रही तो बच्चों को भी स्कूल वगैरह भेज देना, इनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मोहन ठंडी सांस लेते हुए बोलता है। हाँ, स्कूल तो भेजूंगी, मोना का तो हाई स्कूल है, इसे तो ज़रूर जाना चाहिए, मगर क्या करें, अब इसकी हालत ही ऐसी है, कैसे भेजें? रेवती ने मोहन को हाथ के इशारे से समझाते हुए कहा। सही बात है, अब घर में कितने रुपए पड़े हैं, बच्चों की फीस भी भरनी होगी। घर में तो कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ बचाए थे वही हैं, लगभग बाकी सारे पैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, देखते हैं, मोहन बोला और उठकर बाहर चला गया। अचानक मोना बिस्तर से उठ गई और उसकी आंखें एकदम लाल, बाल बिखरे हुए और बिना किसी से कहे वो बाहर जाने लगी। मोहन ने देखा लेकिन उसको टोका नहीं, क्योंकि उसने सोचा वो ऐसे ही बाहर जा रही होगी। थोड़ी देर बाद किसी ने मोहन के घर का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। मोहन एकदम बाहर जाकर देखने लगा तो उसके घर के सामने तकरीबन 5 फुट 8 इंच का एक आदमी खड़ा था। क्या यार, हद पार कर रखी है तेरी बेटी ने, समझा ले यार उसे, या तो शादी करवा ले, ज़्यादा आ गया उसमें। एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला। आप ज़रा मुंह संभाल कर बात करिए, क्या बकवास कर रहे हो? मोहन ने आंखें तर्राते हुए बोला। हमें क्या आंखें दिखा रहा, जाकर अपनी बेटी को देखना, छत पर नंगा नाच क्यों कर रही है? दूसरे ने गुस्से से कहा। मोहन ने आव देखा न ताव उस आदमी की गर्दन पकड़ ली।
मगर तभी एक बुजुर्ग आदमी ने मोहन को रोका और उसे ऊपर देखने को कहा। मोहन जैसे ही ऊपर देखा, उसे ऊपर देखते ही बेहोशी छा गई और धड़ाम से वो नीचे गिर गया। रेवती दौड़कर बाहर आई और मोहन को गिरा देखकर उसकी चीख निकल गई, और जैसे ही उसकी नज़र छत की तरफ गई, चीख उसके मुंह से निकल गई फिर से। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या देख रही है, और वो ये देखने से पहले आज मर जाती तो अच्छा ही रहता, क्योंकि ऊपर छत पर मोना एक नवजात की तरह बिना कपड़ों के छत की मुंडेर पर बैठी हुई थी और अपने पैर हिला रही थी, और एक अजीब सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। और अब वो मोना नहीं थी, कोई और ही थी। रेवती तुरंत एक कपड़ा लेकर ऊपर भागी और मोना को ढककर नीचे लेकर आई, और बाहर खड़े लोगों ने मोहन को उठाकर अंदर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब जाकर उसे होश आया। आए हुए सभी आदमी वापस चले गए, मगर मोहन की इज्जत जो आज छत पर नीलाम हुई, उसका बहुत बड़ा झटका रेवती और मोहन के दिल पर पड़ा था। दूसरी तरफ मोना अभी मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी, हम बिसम स्क्वायर पार्ट एंड रूटा पावर टू थेल्स फॉर्मूला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यहाँ तक की कहानी? इस कहानी का अगला भाग आपको मेरे ही चैनल पर बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे हम करते हैं 550 लाइक्स के लिए। अगर लाइक हम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाता है तो नया पार्ट आपके सामने तुरंत आ जाएगा। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए भी ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।